लेकिन एक बड़े दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी 300 से 500 मार्क्स की रेंज में फंस के रह जाते हैं। और जिस तरीके का पेपर आ रहा है अभी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के भरोसे तो आप नहीं जा सकते ना। तो बायोलॉजी आपकी एकदम टिप पे होनी चाहिए। सबको डर होता है कि मेरा सिलेबस अभी नहीं हुआ है यार, तो टेस्ट कैसे दूंगा, मार्क्स कमाएंगे तो फिर कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। या फिर चलो टीचर आपको बता रहा है कि मॉड्यूल पढ़ो या बाहर के क्वेश्चन लगा लो, इस बार का पेपर टफ आया था तो बाहर के भी सोर्स के सॉल्व करो, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि सिर्फ उसमें कंटेंट पढ़ने से या पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होगा। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर स्टूडेंट परेशान रहते हैं। इवन शायद आप भी परेशान हो, और एक टाइम पे मैं भी था। तो ये टाइटल और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल नीट में 22 से 23 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिनमें से 7 से 8 लाख सिर्फ ड्रॉपर होते हैं। और उनमें से जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, उनकी मार्क्स का रेंज 300 से 500 मार्क्स के बीच होता है। लेकिन एक बड़े दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी 300 से 500 मार्क्स की रेंज में फंस के रह जाते हैं। और उनको इससे निकलने में 2, 3, 4 और इवन मुझे तो 5 साल लग गए थे। तो आज मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने की थी, जिसकी वजह से मैं इस लूप में फंसा और मैं कैसे निकला। और आपको क्या करना चाहिए जो आप इस लूप में फंसने से बच सकें। तो इस लूप में फंसते ही क्यों हैं? इस लूप में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वही सेम मिस्टेक हम बार बार करते हैं। जानने या अनजाने में वही चीज़ें हम बार बार कर रहे होते हैं। जिसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती जो ड्रॉपर स्टूडेंट करते हैं, जिनकी वजह से वो फंसते हैं, वो ये है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे क्या करना है, पिछली बार तो बायोलॉजी अच्छे से कर ही ली थी, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी करनी है बस। और केमिस्ट्री भी वैसे थोड़ा रटने वाला सब्जेक्ट है, और फिजिक्स में थोड़ा फोकस करना है, बाकी तो हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि बायोलॉजी को अभी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत करते रहेंगे और फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है? हाँ, तो ऐसे करके सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, क्या दिक्कत है। लेकिन ये फंस चुका आदमी। तो आपको क्या नहीं करना है ये समझ गए ना, तो सबसे बड़ी गलती है सारे सब्जेक्ट को दोबारा अच्छे से शुरू से अच्छे से पढ़ना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। स्पेशली बायोलॉजी जो कि 50% ऑफ द सिलेबस है नीट का, तो उस पर तो आपका कमांड होना ही चाहिए। और जिस तरीके का पेपर आ रहा है अभी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के भरोसे तो आप नहीं जा सकते ना। तो बायोलॉजी आपकी एकदम टिप पे होनी चाहिए। बायोलॉजी में अगर आप 350 का अराउंड स्कोर कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। आगे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में चाहे 100 भी स्कोर कर लो, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये मान के कि इसी लेवल का जो इस बार का पेपर आया था, उसी लेवल का पेपर हो, तब की बात कर रहा हूँ। कि जिनके 1 या 2 ड्रॉप से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जो उनका वीक है। ये ध्यान में रखते हुए कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग है वो छूटे ना, उसको भी साथ साथ करते रहें, जिसकी वजह से आपका सब कुछ साथ साथ चलता रहे। वीक हो तो स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करें। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट यह करते हैं कि सेशन के स्टार्टिंग में तो उनके पास काफ़ी जोश होता है कि नहीं, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो उस वजह से वो स्टार्टिंग में जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें वो बाल की खाल निकालने लगते हैं। जैसे कि अभी लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके बाद घर आए तो मॉड्यूल या कुछ जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स है सॉल्व किया, उसके बाद PYQ लगाए। उसके बाद मान लीजिए फिजिक्स का है, तो फिजिक्स में वो जेईई मेंस के भी लगाने लगे, जेईई एडवांस के भी लगाने लगे। उसके बाद चलो एचसी वर्मा भी उठा के लगाने लगे। तो स्टार्टिंग में तो बहुत जोश रहता है, तो सारी एक आध चैप्टर तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, सिलेबस आगे बढ़ता है, तो पीछे चीज़ें छूटने लगती हैं। तब हाल ये हो जाता है उसके बाद कि जो हमारे क्लास वाला था, हमसे वो भी नहीं हो पाता। बाकी और चीज़ें तो ज़रूरी जो थी वो तो छोड़ ही दीजिए आप। तो आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अभी है, वो अपने लेक्चर फोकस करिए, उसकी DPP लगाइए, और जो क्लास का होमवर्क मिलता है वो करिए, और PYQ करिए। धीरे 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 ये सब बिल्डअप होता चला जाएगा। उसके बाद जो भी टेस्ट होते हैं वो लगाइए। उसके बाद अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई टॉपिक वीक लगता है, तो उसके जाके जेईई मेंस के PYQ लगाइए, और थोड़ा बहुत जेईई एडवांस तक जाइए। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जहाँ से ज़्यादातर सवाल आते हैं टफ, उसी में जाइए। सब में आपको जेईई मेंस या जेईई एडवांस के क्वेश्चन नहीं लगाने होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। वो बायो में तो आपको NCERT के बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी टीचर आपको बता रहा है कि मॉड्यूल पढ़ो या
बाहर के क्वेश्चन लगा लो, इस बार का पेपर टफ आया था तो बाहर के भी सोर्स से सॉल्व करो, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि 90% ऑफ द पेपर जो है वो एनसीईआरटी की लाइन से ही आया था। एक आध क्वेश्चन तो इधर उधर से हो सकते हैं, तो आपका प्राइम फोकस अभी उस 90% पे होना चाहिए, ना कि 10% पे। जब आपका ये 90% हो जाए, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, तब आप बाहर जाइए, जो कि आपको उतना टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज़्यादा है। आप वही करने में हालत ख़राब हो जाती है, तो बाकी चीज़ें कहाँ से करें, और बाकी चीज़ों के पीछे भागोगे तो सिलेबस छूट जाएगा। तो आपका फोकस अभी सिलेक्शन लेने पे होना चाहिए, ना कि रैंक लाने। जब आपको लगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप उस लेवल तक पहुंच जाएं, तो आप रैंक लाने की भी कोशिश करिए, लेकिन पहले अपना सिलेक्शन सिक्योर करिए। तीसरी और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो एस्पिरेंट करते हैं, और ये तो सभी करते हैं, वो है प्रॉपर रिवीजन ना करना। ये सोच के बैठ जाना कि चलो रिवीजन तो लास्ट के 2 महीने में ही हो जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग से जब कोई चीज़ आप इकट्ठा करते चले जा रहे हो, तो उसको आपको ब्रशअप करने की भी ज़रूरत है, वरना आप, दिमाग ऐसा है इंसानी दिमाग, कि आप चीज़ें भूलते चले जाओगे। आज पढ़ोगे, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, तो उसको बार बार ब्रशअप करने की ज़रूरत होती है, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्ज़ाम के दिन चीज़ें दिमाग में याद होनी चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी होनी चाहिए, तभी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपका स्टडी प्लान के साथ साथ एक प्रॉपर रिवीजन प्लान भी होना चाहिए, जिसमें आप वीकली, मंथली और डेली रिवीजन करें। जो रिवीजन प्लान मैंने किया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 147 रूल रखा था। जैसे कोई भी चैप्टर अगर मैंने पढ़ लिया, तो उसके एक दिन बाद उसका रिवीजन करना है पूरा, उसके बाद उसके चौथे दिन, उसके बाद एक हफ्ते बाद। ऐसे करके आप 3 रिवीजन करिए, तो आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो होगा वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अगली मिस्टेक है सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देना, या सिलेबस कंप्लीट ना होने के डर से टेस्ट ना देना, या फिर ओवरऑल कोई टेस्ट ना देना। ये तीनों बीमारियां महामारी की तरह फैलती हैं, जो कि 90% ऑफ द एस्पिरेंट जो होते हैं उनमें होती है। सबको डर होता है कि मेरा सिलेबस अभी नहीं हुआ है यार, तो टेस्ट कैसे दूंगा, मार्क्स कमाएंगे तो फिर कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, या फिर चलो घर पे बैठ के ऑनलाइन टेस्ट दे देता हूँ और बगल से चीटिंग मार लूँगा तो नंबर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। या फिर डायरेक्ट अब मॉक टेस्ट लिखेंगे, तो अब सीधे नीट वाले एग्ज़ाम के दिन लिखेंगे, उससे पहले एकदम जम के पढ़ाई कर लेते हैं, टेस्ट तो बाद में देखेंगे, उसी दिन दे देंगे जाके। इन तीनों में से कोई भी एक बीमारी आपके अंदर है, तो अभी उसका इलाज कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम बचा है। अगर 2-3 महीना और इस बीमारी को अपने अंदर रखेंगे, तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। और इलाज एकदम सिंपल है। आपका जो भी टेस्ट शेड्यूल हो, जो भी कोचिंग का हो या आपने जो भी खुद बनाया हो, आपको उस दिन टेस्ट लिखना है, चाहे आपका 50% सिलेबस हुआ हो, चाहे 75% सिलेबस हुआ हो, चाहे 25% सिलेबस हुआ हो। आपको टेस्ट लिखना है, आपको 3 घंटे बैठना है लगातार। टेस्ट देने का मकसद सिर्फ आपके मार्क्स की चेकिंग नहीं होती कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, बल्कि इसका मकसद एक और होता है, जो कि आपका 3 घंटे का लगातार सीटिंग प्लान, उस कंसंट्रेशन के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को तीनों को साथ में सॉल्व करना। यही चीज़ है जो जो स्टूडेंट नहीं करते, वो बाद में जाके जब एक साथ नीट एग्ज़ाम में प्रेशर आता है तीनों सब्जेक्ट का, और बाकी माहौल होता है क्लासरूम का, उसको जब नहीं झेलते हैं, तो तो बाद में उनको दिक्कत आती है, फिर सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए, और एक एवरेज बता दूँ तो आपको हर 2 हफ्ते पे एक नया टेस्ट ज़रूर लिखना चाहिए, चाहे वो रिवीजन का हो, या आपका कोई शेड्यूल का टेस्ट हो, या कोई दूसरी कोचिंग का आपने टेस्ट दे रखा हो। क्योंकि फाइनली आपको अगले साल 3 मई को जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको टेस्ट ही लिखना है, बैठ के पेपर ही सॉल्व करना है। तो सिर्फ उसमें कंटेंट पढ़ने से या पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको टेस्ट ही लिखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए। कंटेंट तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आखिर में एक चीज़ रह गई है, जो कि है सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम। मैं खुद अपनी बात करूँ, तो मैं जब 2 साल नीट का एग्ज़ाम मैंने लिखा है, तो उन दोनों सालों में स्टार्टिंग के मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता था। स्टार्टिंग में खूब मेहनत किया, खूब जोश रहा, उसके बाद बीच में फिर थोड़ा-सा इधर-उधर हो गए, उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम करीब आया, तब फिर से पढ़ने लगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर टाइम बनाना पड़ेगा, और कोशिश करिए कि 2 महीने से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि फुल रिवीजन टाइम आपको 2 महीने का मिल जाए। इसमें सिर्फ आप मॉक टेस्ट लिखें और प्रैक्टिस करें। तो इस 2 महीने पहले आपको कंप्लीट करने के लिए अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसमें वीकली, मंथली पूरा प्लान होना चाहिए बाकायदा।
किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, या नहीं जानते तो आपके टीचर आपको बताएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें ठीक लगी होंगी, आपको चीज़ें अपनी कमियाँ जो भी हैं सुधारने का मौका मिला होगा, और आप उसको जल्द से जल्द सुधार लीजिए और पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो भी चीज़ें आपको आगे चाहिए आने वाले वीडियोज़ में, उसके बारे में नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।